दोस्तों, डेट है आज की 14 फरवरी 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है, यहाँ पर अभी भी जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ था उसके बाद में रिजल्ट आया था, उसके बारे में बात हो रही है कि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट कैसे बनी, आम आदमी पार्टी है उसकी हार हुई तो क्यों हुई, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये हमारे एग्जाम में कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है। पॉलिटिक्स है वो यूपीएससी कभी नहीं पूछती, यूपीएससी पॉलिटिक्स के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछती, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल भी इससे रिलेटेड ही है कि आम आदमी पार्टी की क्यों हार हुई है, तो ये भी हमारे एग्जाम में काम का नहीं है, इससे रिलेटेड यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो उसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है यूपीएससी में जो फॉर्म फिल करने की डेट है उसे आगे बढ़ा दिया गया। क्या डेट थी? पहले डेट थी 12 फरवरी, अब इसे बढ़ा के 18 फरवरी कर दी गई है, तो इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इससे रिलेटेड हमारा ये आर्टिकल है। तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन आपको रखना है इस आर्टिकल से कि जो डेट थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है। सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा झंझटमारी नहीं करनी है, आपको बस डेट पता होनी चाहिए। अगर आपका फॉर्म फिल हो गया तो अच्छी बात है, अगर फॉर्म फिल नहीं हुआ तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। तो ये इसके रिलेटेड आर्टिकल है, बस इसमें एग्जाम में पूछे जाने लायक कोई है नहीं बात। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। अभी योजना चर्चा में क्यों आई है कि अभी जो कैंसर से प्रभावित लोग हैं उससे रिलेटेड कुछ इस डेटा देखा गया है, इस वजह से ये चर्चा में आई है। तो बात कर देते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैंसर का जो उपचार है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये जो आर्टिकल है ये बात करेगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, इसके माध्यम से जो कैंसर का उपचार है उसमें क्या फ़ायदा देखने को मिला है, क्या कैंसर पेशेंट है उनको कुछ फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, चैलेंज क्या है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर डेटा दिया गया है। क्या क्या डेटा दिए गए हैं, ये डेटा आपको याद नहीं रखना है क्योंकि बहुत ही बेसिक डेटा है, इसका आप कहीं पे भी उपयोग नहीं कर पाओगे और ना ही इससे रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस डेटा को तो आपको याद नहीं रखना है। बट इस बात कर लेते हैं कि एक रिसर्च हुई थी, वहाँ पर ये सारा डेटा प्रकाशित हुआ है। तो क्या क्या डेटा दे रखा है। सबसे पहले बात हुई है कि जो कैंसर ट्रीटमेंट डिले था, मतलब कैंसर के जो ट्रीटमेंट में डिले होता था उसमें 36% कमी देखने को मिली है। अब आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बनेगा, तो वहाँ पर उसके क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंज है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी। तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी होगी कि इतने इसके बेनिफिशरीज कितने हैं। यहाँ पर ये डेटा तो दे सकते हो, इससे 90% बेनिफिशरी है। 2018 से लेके अब तक इसके जो बेनिफिशरी है उनकी संख्या बढ़ी है। बेनिफिशरी मतलब जिनको लाभ हुआ है उनकी संख्या लगातार बढ़ी है, ये चीज़ तो लिख सकते हो। बट यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ है कितना नहीं हुआ है ये एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इतना बेसिक डेटा आपको याद रहेगा नहीं। तो ये चीज़ें अब कौन कौन सी बीमारियाँ इसके अंतर्गत ठीक की गई है, मतलब कौन कौन से कैसे कैंसर की जो बीमारियाँ है वो इस स्कीम के तहत ठीक की गई है, ट्रीट की गई है। तो एक है ब्रेस्ट कैंसर है, रिप्रोडक्टिव कैंसर है, जेनिटल कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ये सारी जो डिसीज थी कैंसर की उन सारी को ट्रीट किया गया है। किसके अंतर्गत ट्रीट किया गया है, वो इस स्कीम के तहत ट्रीट किया गया है। फिर आगे बात करी, इंग्लिश में सेम डेटा दिया गया है, 36% है वो रिडक्शन हुआ है। कैंसर के ट्रीटमेंट में 36% रिडक्शन देखने को मिला है। किसके माध्यम से, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी इसके द्वारा ये लाभ देखने को मिला है। उसके बाद 90% है वो डेटा इंक्रीज हुआ है, मतलब जो कैंसर के पेशेंट थे उनके बेनिफिशरीज की संख्या थी उनमें वृद्धि देखने को मिली है, 90% इंक्रीज हुआ है। फिर किस किस में फ़ायदा देखने मिला है, कौन कौन सी कैंसर की बीमारियाँ थी, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, रिप्रोडक्टिव कैंसर है, जेनिटल कैंसर है, ब्लड कैंसर है, इन सारी जो बीमारियाँ थी यहाँ पर इसमें फ़ायदा देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या फ़ायदा देखने को मिला है। तो और सर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं किया कि लाइव आए हैं हम, तो पता नहीं। ओके सॉरी, अब इन्फॉर्म कर दिया, अब आप देख सकते हो। तो करंट अफेयर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज का, अब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, उसमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है उसमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिला है, और हम स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर रहे हैं कैंसर डिजीज़ है ना, उसमें क्या फ़ायदा देखने को मिला है। तो ये हमारा आर्टिकल था, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैंसर में फ़ायदा देखने को मिला है। एक बार जो नया है फिर से देख लो कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इसका कैंसर के उपचार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका काफ़ी फर्क पड़ा है। तो आपको ये सारे डेटा तो याद नहीं रखने, बट आपको पता होना चाहिए क्या क्या फ़र्क पड़ा है। तो क्या फ़र्क पड़ा है, सबसे पहले कैंसर के ट्रीटमेंट में जो डिले होता था उसमें 36% कमी देखने को मिली है।
फिर साथ ही साथ में बेनिफिशरीज जो लाभदायक होता है, बेनिफिशरी मतलब जिनको लाभ मिला है, उनकी संख्या भी बढ़ी है। कितनी संख्या बढ़ी है? 90% उनकी संख्या बढ़ी है। कौन कौन से कैंसर की जो बीमारियां थी उनको ठीक किया गया है? तो ब्रेस्ट कैंसर है, रिप्रोडक्टिव कैंसर है, जेंटल कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ये जो बीमारियां थी कैंसर की, इनको ठीक किया गया है। इस बीमारी ये जो स्कीम है इसके तहत स्पेसिफिक स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में और क्या फायदा देखने को मिला है? और फायदा के बारे में बात करें तो यहाँ पे टाइमली ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, समय पर सुधार हो जाता है। जैसे जो यंग पेशेंट है, 77% यंग पेशेंट है, उनका टाइम पर जैसे जो उचित समय होता है उसके आधार पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो टाइमली ट्रीटमेंट होने लग गया है। साथ ही साथ में एजुकेटेड जो पेशेंट है उनको बेहतर एक्सेस मिलने लगी है। तो ये डेटा याद नहीं रखना, ये डेटा याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना, बट आपको फायदे याद रखने हैं कि एक तो टाइमली इलाज होने लग गया है, साथ ही साथ में एक्सेस जो मिलता था वो अब इजी हो गया, आसानी से एक्सेस मिल जाता है। उसके अलावा हाई इनकम ग्रुप है, उनमें जो डिले का सामना करना पड़ता था, कई बार आपके पास पैसे भी होते हैं बट आपको उचित हॉस्पिटल नहीं मिल पाता है, उचित इलाज नहीं मिल पाता है, तो वो जो समस्या थी उसका सामना करना पड़ता था, उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, ये इंग्लिश में सेम है। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें हमने देखा फायदे तो मिले हैं बट कुछ चैलेंज भी देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या चैलेंज देखने को मिल रहे हैं इस स्कीम के तहत? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें सबसे पहला चैलेंज है वो डिले और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, मतलब जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो इलाज किया जाता है उसमें डिले देखने को मिलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या चैलेंज देखने को मिलता है? उसके अलावा ये जो कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कुछ सिस्टम, जैसे रेडियोथेरेपी है, केमिस्ट्रोथेरेपी है, ये सर्जरी है, इन सब में भी डिले देखने को मिलता है और इससे सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाती है। तो क्या क्या चैलेंज देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का? तो उसमें कुछ चैलेंज देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि इसमें डिले हो जाता है, जो ट्रीटमेंट वगैरह है उसमें डिले हो जाता है। साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट की कमी होती है, इसकी वजह से जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाती है, ये दूसरा चैलेंज है। फिर सीमित स्वास्थ्य सेवा, जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है, हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास में जो चीज़ें चाहिए होती उनकी कमी है, इसकी वजह से सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है। ये किसकी चैलेंज बात कर रहे हैं? ये हम बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है। इसके अलावा जो ये रेडियोथेरेपी मशीन होती है ना, ये इंडिया के पास कितनी है? 779 इंडिया के पास है, और जबकि कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए WHO के अकॉर्डिंग 1350 से 5000 के बीच में होनी चाहिए। होनी तो चाहिए इतनी, बट अभी इंडिया के पास कितनी है? अभी इंडिया के पास में है 779 मतलब 780 मान लो। तो ये डेटा याद रखना है, ये भी नहीं रखना है। इसमें कैसे यूज कर सकते हो कि WHO के अकॉर्डिंग जो मशीनरीज होती है, जैसे रेडियोथेरेपी मशीन है या और कोई भी मशीनरीज होती है, इनकी आवश्यकता होती है वो 1000 से ज़्यादा होती है, जबकि इंडिया के पास कितनी है? 1000 से कम है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं इंडिया के पास में 700 होती है जबकि WHO बोला है कि 1350 होनी चाहिए, ऐसे डेटा याद रखने की जरूरत नहीं। आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि WHO ने बोला है 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, बस इंडिया के पास में है वो 1000 से कम है, ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में ऑन्कोलॉजिस्ट है और डायग्नोसिस सेंटर है, उनकी भी कमी देखने को मिलती है इंडिया में। इंडिया में ये जो सेंटर है वो नहीं अभी से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए, तो इनकी कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ में हाई फाइनेंशियल बर्डन, जो फाइनेंशियल बर्डन का मतलब होता है वित्तीय बोझ है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आप कोई भी इलाज करवाने जाओगे कैंसर का, तो कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा होता है, तो खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है, तो हाई फाइनेंशियल बर्डन है। हम इस स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम में चैलेंज क्या क्या आता है, तो हम अलग अलग प्रकार के चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें ये भी एक चैलेंज है कि फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या चैलेंज देखने को मिलता है? और चैलेंज देखने को मिलता है फॉलोअप ट्रीटमेंट। ये जो फॉलोअप ट्रीटमेंट होता है, मतलब किसी जो पेशेंट है उसको पहले ट्रीटमेंट किया गया है, फिर बाद में उसमें फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ है, क्या उसमें सुधार आया कि नहीं आया है, उसको फॉलोअप नहीं लिया जाता है। जैसे आप कोई मान लो अमेजॉन में आपने कोई कांटेक्ट किया है कि भाई मेरे को सामान मंगवाया है बट वो सामान मेरा डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप बोलते हो कि मैं फॉलोअप लूँगा, वापस कॉल आते हैं आपको चेक करने के लिए। तो वैसे ही इंडिया में जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पे फॉलोअप नहीं लिया जाता है। एक बार आपने इलाज करवा लिया तो कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आप में फ़र्क आया कि नहीं आया, वो आपको ही जाके चेक करवाना पड़ेगा। तो इसकी भी कमी देखने को मिलती है। आउट ऑफ पॉकेट वे
ये आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है, बजट एक्सपेंस क्या होता है, मतलब जैसे कि आपने है ना, आपकी 60,000 इनकम है, फिर आपने डिसाइड किया कि देखो ऐसा कोई खर्चा नहीं आएगा तो मेरी 60,000 में मेरा घर चल जाएगा, बट कभी कभार कोई बीमार हो जाता है तो आपको वो जो आपने खर्चा तय किया गया उसके अलावा ये खर्चा हो गया है, मतलब इसके बारे में आपने डिसाइड नहीं किया था कि हमें ये खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और इसका नुकसान भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस अगर आउट ऑफ पॉकेट व्यय मतलब आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा होगा तो लोग हैं वो खर्चा नहीं कर पाएंगे, लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये जीडीपी भी असर पड़ता है, तो ये चैलेंज भी देखने को मिलता है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ केयर मतलब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र होता है उस पर जीडीपी का कितना % खर्च किया जाता है, तो हमारे देश में जीडीपी का केवल 2% है वो खर्च किया जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर पे, जबकि कितना करना चाहिए, हमारा टारगेट है 2% से बढ़ाकर इसे 5% तक लेके जाना है, ठीक है, 6% तक लेके जाने का टारगेट है, बट अभी कितना खर्च किया जा रहा है, अभी 2% से भी कम खर्च किया जा रहा है पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पे, तो ये बहुत ही कम नंबर है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। ये चैलेंज डिस्कस कर रहे थे हम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें चैलेंज क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये उसके अंतर्गत एक चैलेंज देखने को मिलते हैं। पहले हमने बात करी थी इसमें डिले बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद में बात करी थी हमारे पास में इक्विपमेंट नहीं है, जो ज़रूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाती है। उसके बाद में बात करी थी कि जो रेडियोथेरेपी मशीन्स वगैरह होती है वो 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, बट हमारे पास कितनी है, वो 1000 से कम है, तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने बात करी थी डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं वो इंडिया में कम देखने को मिलता है, फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, फॉलोअप ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और हमारी जीडीपी का केवल 2% है, 2% से भी कम है वो पब्लिक हेल्थ पे एक्सपेंड किया जाता है, तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। ये सारे चैलेंज देखने को मिलता है हमारे, और ये जो चैलेंज है ना, आप हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में तो वहाँ पर भी ये लिख सकते हो, ठीक है। आपको अलग से मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐसे क्वेश्चन का यूज कर सकते हो, इन सारे पॉइंट का हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आओ तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन को आंसर में लिख सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो कि क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो चैलेंज हमने डिस्कस कर लिए है। उसके बाद में बात करते हैं भारत में कैंसर की स्थिति के बारे में, इंडिया में कैंसर स्टेटस क्या है, तो ये ICMR इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 14 लाख कैंसर केसेस थे। अब एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हो कि ICMR मेंस में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, ICMR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो टोटल जो कैंसर के पेशेंट हैं वो कितने हैं, तो भारत में कैंसर के पेशेंट है वो 14 लाख से ज़्यादा है, ऐसे 14.6 लाख है वो जरूरत नहीं है, 10 लाख से ज़्यादा ऐसे अनुमान लगा सकते हो, एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंस में लिखना हो तो सिंपल ऐसे पॉइंट लिख सकते हो, और ये पॉइंट तो याद होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक डेटा भी पता होना चाहिए ताकि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो या कोई चैलेंज लिखना हो वहाँ पर डेटा देना जरूरी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत डेटा पता होना चाहिए ताकि मेंस में कहीं भी आप लिख रहे हो तो वहाँ पे भी आपके काम आ जाए। तो ये हो गया एग्जैक्ट डेटा। उसके बाद में बात करें 2025 की, तो 2025 में ये संख्या कितनी हो गई है, ये 15.5 लाख हो गई है। 2022 में कितनी थी, 14.6 लाख थी, अभी बढ़कर ये कितनी हो गई है, अभी ये बढ़कर होगी 15.7 लाख हो गई है। मतलब आप देख लो पिछले 3 सालों में ये संख्या बढ़ के 1 लाख संख्या और बढ़ गई है, 14 से बढ़ के 15 लाख होगी, तो 1 लाख संख्या है वो बढ़ गई है पिछले 3 सालों के अंतर्गत। तो लगातार कैंसर के पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है भारत में, तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो कैंसर के पेशेंट देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जो कैंसर बीमारी देखने को मिलती है वो ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलती है। ब्रेस्ट कैंसर में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर के अगर 100 पेशेंट आते हैं उसमें से 13 है वो ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उससे प्रभावित है, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिलती है। ग्लोबल स्थिति क्या है, वैश्विक स्थिति के बारे में बात करें, ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2022 में 20 मिलियन केसेस थे, 2022 में 20 मिलियन है वो नए केसेस है वो रजिस्टर किए गए हैं ग्लोबल, पूरे विश्व के स्तर की हम बात करें तो, ठीक है। इसमें मौत कितनी हुई है, 20 मिलियन टोटल थे, उसमें से 9 मिलियन लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। आप देख लो आंकड़ा, 2 करोड़ में से 90 लाख लोगों की तो मौत हो चुकी है। तो कैंसर एक है वो बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसके नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमने सिनेरियो के बारे में बात करी थी, इंडिया के बारे में बात करी और यहाँ पर ग्लोबल के बारे में बात करी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के एक माउंटेन के बारे में,
माउंटेन का नाम क्या है? माउंटेन का नाम है माउंट तारानाकी। न्यूजीलैंड का एक माउंटेन है, एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट तारानाकी। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, ये तो हमारे काम का नहीं कि क्यों न्यूज में आया है, ठीक है। हमारे काम की चीज़ क्या है, माउंट तारानाकी की लोकेशन क्या है, ठीक है, ये किस टाइप का वोल्केनो, मतलब किस टाइप का वोल्केनो है, ये सारी चीज़ें हमारे काम की। तो बात करें माउंट तारानाकी की, तो ये बर्फ से ढका हुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, डोरमेट। निष्क्रिय का मतलब होता है डोरमेट वोल्केनो। तो ये माउंट तारानाकी एक डोरमेट वोल्केनो है, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद रखना। डोरमेट का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, ऐसा वोल्केनो जो लास्ट कुछ सालों से बिल्कुल शांत पड़ा है, वहाँ पर ज्वालामुखी की गतिविधि नहीं देखने को मिली है, वहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो देखने को नहीं मिली है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे माउंट तारानाकी है ना, उसको निष्क्रिय कहा जा रहा है। और निष्क्रिय वोल्केनो होता क्या है, निष्क्रिय वोल्केनो या डोरमेंट वोल्केनो ऐसा वोल्केनो होता है जो लास्ट कुछ सालों में एक्टिव नहीं हुआ है। तो ऐसे वोल्केनो को क्या कहा जाएगा, ऐसे वोल्केनो को डोरमेट वोल्केनो कहा जाएगा। और जो माउंट तारानाकी है ये एक डोरमेट वोल्केनो है, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये न्यूजीलैंड के कहाँ पर लोकेटेड है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर। हमें अभी बात करेंगे, आगे लोकेशन में भी बताऊंगा। यहाँ पे ये देख लो, ये न्यूजीलैंड की मैप है और यहाँ पर ये लोकेटेड है, ये रहा माउंट तारानाकी यहाँ पर। तो न्यूजीलैंड के नॉर्थ साइड में ये लोकेटेड है, ठीक है। पहले बात करी थी, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये एक डोरमेट वोल्केनो है। कहाँ पर लोकेटेड है, तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर ये स्थित है और ये सबसे ऊंचा पर्वत है। न्यूजीलैंड में जितने भी पर्वत है तो ये सेकंड नंबर पे आता है, न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक मान लो, सेकंड हाईएस्ट ऊंचा पर्वत मान लो, तो ये सेकंड स्थान पे आता है। साथ ही साथ में ये स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। अब ये स्ट्रेटो वोल्केनो होता है क्या है, स्ट्रेटो ऐसे लेयर में बना होता है, या ना ऐसे लेयर में बना हुआ था, उसे कहा जाता है, जो परत में बना होता है ना, उसे कहा जाता है स्ट्रेटो वोल्केनो। तो ये स्ट्रेटो है। साथ ही साथ में ये कॉम्पोजिट वोल्केनो भी है। कॉम्पोजिट मतलब शंक्वाकार होता है, ये शंकु के आकार का होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है। स्ट्रेटो मतलब लेयर है और ये कॉम्पोजिट मतलब शंकु आकार है, ठीक है, मिश्रित शंकु आकार है। ये सारे पॉइंट याद रखना। मिश्रित का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, ऐसी जरूरत रखने की याद नहीं है कि माउंट तारानाकी किस टाइप का है, बट ऐसे जरूर याद रखना कि स्ट्रेटो वोल्केनो का टाइप क्या होता है, किस प्रकार से फॉर्म होता है, ठीक है। ये मिश्रित वोल्केनो है, जो कॉम्पोजिट वोल्केनो है ये किस टाइप से बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इन सारी चीज़ों पर पूछा जाएगा कि मिश्रित वोल्केनो किस टाइप का होता है, शंक्वाकार वोल्केनो कैसा होता है। और ये अभी इसकी लोकेशन देख लो, यहाँ पर ये लोकेटेड है, ये न्यूजीलैंड का मैप है, यहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि माउंट तारानाकी निर्माण कैसे हुआ है। निर्माण यहाँ पे एक साइड में है ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट भारी है, इधर है न्यूजीलैंड की प्लेट। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी, यहाँ नीचे दब गई ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, और न्यूजीलैंड की प्लेट है वो ऊपर रहेगी, और इससे फॉर्म हुआ है माउंट तारानाकी। तो माउंट तारानाकी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, माउंट तारानाकी एक वोल्केनिक माउंटेन है, इसका फॉर्मेशन हुआ है ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से। ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो भारी प्लेट है ये नीचे दब गई है, नीचे धंस गई है, और ऊपर है न्यूजीलैंड की प्लेट, इसके कारण से फॉर्म हुआ है माउंट तारानाकी। तो ये सिंपल पॉइंट कवर हो जाना चाहिए कि माउंट तारानाकी का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण है वो नीचे धंसने से हुआ है। उसके बाद में इसके नाम क्या क्या है, इसका नाम माउंट एगमोंट भी है, माउंट तारानाकी भी है, इसके दो नाम है। माउंट एगमोंट के नाम से भी जाना जाता है और माउंट तारानाकी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नेशनल पार्क भी है, इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे तो चलेगा। उसके बाद में विशेषता के बारे में बात करें, इसके फीचर्स के बारे में बात करें, तो ये दुनिया का सममित ज्वालामुखी है। अब सममित का मतलब क्या होता है, सममित मतलब एक तरह से बना हुआ है, ऐसे इक्वल बना हुआ है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं है। आपने देखो कोई ऐसे बना हुआ है, तो ये इक्वल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इमेज भी हो तो मैं बता दूँ, सिमेट्रिकल फॉर्म में बना हुआ होता है। यहाँ पर इसकी इमेज नहीं है, ये देखो पूरा सिमेट्रिकल फॉर्म में बना हुआ है, कहीं पे भी इसको आप नहीं कह सकते कि ऐसे ऐसे बना हुआ, नहीं, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में बना हुआ। तो ये एकमात्र सममित ज्वालामुखी है। बाकी मोस्ट ऑफ जो बनते हैं ना ज्वालामुखी से जो पर्वत बनेंगे वो कभी सममित नहीं होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे। तो ये ज्वालामुखी है, एक सिमेट्रिकल ज्वालामुखी है, सिमेट्रिकल वोल्केनो है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें निकलती है, मतलब ज्वालामुखी निकलेगा, गोलाकार वलय निकलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो बहुत बेसिक डेटा होगा, इसको याद नहीं रखने की जरूरत, इतना डीप में भी नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ये 2024 में अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिले, इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है।
तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कितने जो विजेता घोषित किए गए। तो अभी 22 विजेता है वो घोषित किए गए हैं। यहाँ पे देख लो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में कितने विनर अनाउंस किए गए। 22 विनर है वो अनाउंस किए गए हैं। किसके अंतर्गत? साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत ये वो विनर है वो घोषित किए गए हैं। फिर टोटल विनर कितने होते हैं? टोटल विनर इसमें होते हैं 24 होते हैं। बट अभी 22 क्यों घोषित किए गए? 22 अभी इस वजह से घोषित किए गए बिकॉज 2 विनर बाकी रह गए, एक बंगाली के लिए, एक उर्दू के लिए। वो अभी अनाउंस नहीं किए गए, वो इन फ्यूचर में अनाउंस किए जाएंगे। तो इन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट 22 है वो अनाउंस किए जा चुके हैं, 2 है वो पास्ट में फ्यूचर में अनाउंस किए जाएंगे। और वो कहाँ के लिए होंगे? वो वेस्ट बंगाल के लिए होंगे, एक उर्दू के लिए होगी, मतलब वेस्ट बंगाल से बंगाली के लिए होगा और उर्दू के लिए। ये 2 है वो फ्यूचर में अनाउंस किए जाएंगे। और किस किस फील्ड में ये अनाउंस किए जाते हैं? तो नॉवेल्स के लिए किए जाते हैं, फिर पोइट्री के लिए किए जाते हैं, ऐसे के लिए किए जाते हैं और ड्रामा के लिए किए जाते हैं। इन सब फील्ड में है वो विनर है वो घोषित किए जाते हैं। तो अगर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार विन करना, जीतना है तो आपको इन फील्ड से होना जरूरी है। या तो आप नॉवेल्स राइटर हो, साथ ही साथ में आप पोइट्री लिख सकते हो, ऐसे आपको आना चाहिए, ड्रामा, इनमें से किसी भी फील्ड से हो तो आप ये विनर बन सकते हो इसके बाद में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो ये इंडिया का हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेरी के फील्ड में, मतलब साहित्य की फील्ड में हम बात करते हैं। साहित्य की फील्ड में तो ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। साहित्य की फील्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? तो वो आता है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ है, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो साहित्य की फील्ड में नंबर 1 पे आता है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है साहित्य अकादमिक अवार्ड आता है। इस पॉइंट को याद रखना, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा अवार्ड आता है। तो फर्स्ट नंबर में साहित्य की फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अलग से बात नहीं कर रहे हैं, हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री अवार्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं लिटरेरी अवार्ड में। तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है? वो ज्ञानपीठ है। सेकंड कौन सा है? सेकंड है वो साहित्य अकादमी अवार्ड है। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना। तो इसे कब स्थापित किया गया था? इसे स्थापित किया गया था 1954 में, 1954 में इसे स्थापित किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंतर्गत। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो अवार्ड है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्थापित कब किया गया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस पे क्वेश्चन पूछा तो यूपीएससी ऐसे पूछेगी कि साहित्य अकादमी अवार्ड है, इसे स्थापित 1950 में किया गया था, 1950 में। तो ऐसे ऑप्शन घुमाएगी, रॉन्ग ऑप्शन देगी, सही ऑप्शन नहीं देगी। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर नहीं भी पता हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसको स्थापित नहीं 1940 में नहीं किया गया था, 1950 में नहीं किया गया था, इसे 1954 में स्थापित किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। एम क्या है इसे स्थापित करने का? एम का मतलब होता है उद्देश्य। इसे क्यों स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था रिकॉग्नाइज एंड ऑनर एक्सपेक्शनल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। जो व्यक्ति है जो साहित्य की फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा योगदान देते हैं, तो उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके योगदान को पहचान करने के लिए कि भाई आपने लिटरेरी के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसलिए पहचान करने के लिए ये अवार्ड है वो घोषित किया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हम ये पहले तो सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, इसलिए 22 अवार्ड अभी घोषित किए जा चुके हैं, 2 बाकी है, बंगाली और उर्दू के लिए बाकी है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में इसे इस्टेब्लिश 1954 में किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। एम क्या है इसका? एम है रिकॉग्नाइज करना, जिसने लिटरेरी के फील्ड में अच्छा काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में जिसने अच्छा योगदान किया है, उसे पहचान करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, पात्रता के बारे में बात करते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो कौन कौन एलिजिबल है? सबसे पहले वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है इसके लिए। ये ओनली इंडियन सिटीजन को ही दिया जाएगा। कोई फॉरेनर आके ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर मैंने लिटरेरी के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, आप हमें ये अवार्ड दे दो। उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, बिकॉज उसके लिए जो पहले टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसका इंडियन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहले टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? उसका इंडियन होना जरूरी है। तो कौन कौन सी भाषाओं के अंतर्गत ये अवार्ड दिया जाता है? तो 22 तो हमारी जो भाषा ऑफिशियल है, उसके बाद में अंग्रेजी और उसके साथ ही साथ में राजस्थानी, ये जो भाषा है इसमें जो काम करता है अच्छा, उनको अवार्ड दिया जाता है। 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, टोटल कितनी होगी? टोटल होगी 24। टोटल 24 भाषाओं के लिए ये अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं भारतीय साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में भी शामिल है, यानी कि इंडियन लैंग्वेज में
कोई भी कृति लिखी गई है, कोई भी बुक वगैरह है वो इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई है। साथ ही साथ में आप अगर उसका इंडियन किसी लैंग्वेज में ही अनुवाद कर दो, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है उसका आप इंडियन लैंग्वेज में ही अनुवाद कर दो। गुजराती में लिखी है उसका संस्कृत कर दो, गुजराती में लिखी है उसका हिंदी कर दो, तमिल में लिखी है उसका तेलुगु कर दो। तो ऐसे अनुवाद करके भी अगर कोई अच्छा से अनुवाद करता है तो उसको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? तो जब ये अवार्ड दिया जाता है ना साहित्य अकादमी, उसके साथ में कुछ और अवार्ड भी दिए जाते हैं। कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? बाल साहित्य पुरस्कार, ये किन को दिया जाता है? ये बच्चों को दिया जाता है, जो बच्चे होते हैं वो अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा युवा पुरस्कार, युवा अवार्ड दिया जाता है। 35 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे होते हैं, बच्चे जो यंग होते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो युवाओं को दिया जाता है, बच्चों के लिए अलग है, युवाओं के लिए अलग है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी हमने देख ली थी, इंग्लिश में एलिजिबिलिटी देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले तो ये 22 मतलब 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश राजस्थानी के लिए दिया जाता है, टोटल 24 है। क्यों दिया जाता है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और कौन कौन से साथ में अवार्ड है? ये साथ में अवार्ड है, बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है जो कि 35 वर्ष से कम के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम रिपीट किया हुआ है। और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो लिटरेरी वर्क को प्रमोट करते हैं, साहित्य कार्य हैं उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, कौन कौन सी और पहले की गई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी ग्रामलोक, मतलब अकादमी ग्रामलोक, ये किसके द्वारा की गई है? ये भारत सरकार के द्वारा पहल ली गई थी। क्यों की गई थी? जो ग्रामीण सेक्टरों में से अच्छा काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूरस्थ लेखक मतलब जो रिमोट राइटर्स होते हैं उनके लिए भी एक कार्यक्रम रखा जाता है, ये भी इसके तहत ही इनिशिएटिव लिया गया था। फिर दलित चेतना, दलित चेतना क्या है? ये जो दलित राइटर्स होते हैं अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको भी अवार्ड दिया जाता है, उनको भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा आर्टिकल था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो प्रसाद स्कीम के बारे में। प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? क्या प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म को याद रखना है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है फुल फॉर्म के बारे में। यूपीएससी देखो काफ़ी चीज़ों के बारे में फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे हैं, एनपीसीआई है, यूपीआई है, ऐसे कई तो पूछे भी, कुछ स्कीम के बारे में भी फुल फॉर्म पूछी है। साथ ही साथ में अगर यूपीएससी प्रीलिम में नहीं पूछती है तो मेंस में भी कहीं आपको लिखना होता है, तो पहली बार आप लिखते हो ना उस स्कीम के बारे में तो एक बार तो आप फुल फॉर्म लिखना जरूरी होता है, तो इसके लिए भी आप फुल फॉर्म याद रख सकते हो। वैसे कोई फेमस स्कीम है उसकी तो फुल फॉर्म याद रख ही लेना, कोई छोटी मोटी स्कीम है ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है तो उसको तो नहीं रखोगे चलेगा, या फिर उसका नाम भी बहुत बड़ा है आपको याद भी नहीं रहेगा तो शॉर्ट याद रख सकते हो। बट कोई फेमस स्कीम है तो उसका तो आपको फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे स्कीम का नाम क्या है? प्रसाद। फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिम्स रिजुवेनेंस एंड स्पिरिचुअली एग्वमेंट ड्राइव, हिंदी में तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एक दो बार माइंड में बैठ लेना। तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, ऐसे करोगे। पिलग्रिम्स रिजुवेनेंस और स्पिरिचुअलिटी आर्ग्यूमेंटेशन ड्राइव्स, ऐसे याद कर सकते हो आप, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसे लॉन्च किया गया था 2014 में, 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म MOT द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, या पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। हाँ, यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है और कब लॉन्च करी गई है। ये डायरेक्ट नहीं पूछती है तो घुमा के पूछ लेगी कि इसे 2010 में लॉन्च किया गया है, 2019 में लॉन्च किया गया, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगी। बट आप याद ही रखना इसे 2014 में लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। तो एम के बारे में बात करें तो ये एक स्कीम है, इसके अंतर्गत तीर्थ स्थल होते हैं ना, अलग से तीर्थ स्थल होते हैं, उनको पहचाना जाता है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के टूरिस्ट जो स्थान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वाराणसी मान लो या और कोई जगह मान लो, अब उसे क्या किया जाएगा, उसे पहचान आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसकी पहचान की जाएगी, उसके बाद में उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा चेंज करने के लिए? वहाँ पे रोड की व्यवस्था करवाई जाएगी, वहाँ पे अगर गंदगी है तो उसे हटाया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, साथ ही साथ में वहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाएगी, पूरी तरह से उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ये सारी इस स्कीम के तहत काम किया जाता है। तो ये 12 कौन कौन से प्लेसेस है, तो 12 सिटी है वो आइडेंटिफाई की गई है
प्रसाद स्कीम के तहत। तो ये 12 सिटी जिनका नाम याद रखना, अजमेर है, मथुरा है, वाराणसी है, गया है। तो ये 12 सिटी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बोलो ना सर आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। ऋतिक गुप्ता पूछ रहे हैं, बोलो ना सर कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ। तो ये 12 सिटी है, इसका नाम याद रखना। एक दो बार देखोगे तो आपको याद रह जाएगा इसके नाम। और यूपीएससी पूछे किसी और की प्रिपरेशन करे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको नाम तो थोड़े बहुत आइडिया तो होनी चाहिए, बताओ थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में होना ही चाहिए। अब इसके उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्या क्या चीज़ें इसके तहत किया जाता है? पहले तो तीर्थ स्थल जो होते हैं उनका बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा? साफ सफाई की जाएगी, सड़कें हैं वो क्लीन की जाएगी, जल की आपूर्ति की जाएगी, वहाँ पे स्वच्छता रखी जाएगी, अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। हम बात करें प्रसाद स्कीम की, उसके उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो वहाँ पर रोड डेवलप किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में वहाँ पे जल की आपूर्ति, अगर वहाँ पे वाटर सप्लाई कम है तो वाटर सप्लाई की जाएगी। ठीक है, वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। अगर वहाँ पे गंदगी वगैरह ज़्यादा है तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। अपशिष्ट मतलब जो भी कूड़ा कचरा होगा वहाँ से हटाया जाएगा, वहाँ अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसके तहत की जाएगी। फिर और क्या चीज़ें की जा सकती है? सड़क है, रेल है, हवाई मार्ग है, इनके माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहोगे हमें जाना है अयोध्या घूमने जाना है, ठीक है, आप चले गए, वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, आप परेशान हो जाओगे। तो आप दोबारा घूमने जाओगे? नहीं जाओगे। तो कहीं पे भी घूमने जाते हो, इसका मतलब है वहाँ पर पूरी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। वहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था अगर परफेक्ट है, मतलब अच्छे से वहाँ व्यवस्था की गई है, तो आप क्या करोगे? आप अच्छे से वहाँ पे जाओगे, दोबारा टूरिज्म प्रमोट होगा। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें तो जरूरी है। और ये प्रसाद स्कीम के तहत ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की भी जा रही है। तो रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ पे सुधार देखने को मिलता है, एकदम कनेक्टिविटी की गई है। इसके आगे हम देखेंगे भी कि और भी स्कीमें चलाई जा रही है जो बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ये प्रसाद स्कीम है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने और भी स्कीमें चलाई जा रही है। और उस स्कीम के माध्यम से पूरे जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ पर सुधार करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। ठीक है, ये करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के जो टूरिस्ट स्थल होते हैं, जो सांस्कृतिक का मतलब होता है कल्चरल, आध्यात्मिक जो स्थल होते हैं उनके महत्व को संरक्षित किया जाएगा, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसी तरह से वो अच्छे से काम करें, ठीक है, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएगी। पर्यावरण के अनुकूल रखा जाएगा। अब पर्यावरण के अनुकूल कैसे रखा जा सकता है? तो कोशिश की जाएगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ में इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। वहाँ पर ग्रीन ट्रीज वगैरह कवर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल टूरिस्ट पैलेस होते हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। या ऐसी जगह हो जहाँ पर आप है ना मंदिर वगैरह घूमने जाते हो, इसके अलावा आप नेशनल पार्क वगैरह देखने भी जाते हो ना, तो उनको भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये चीज़ें भी कवर की जाएगी। तो ये प्रसाद स्कीम के बारे में देखा। फिर सेम इसका नाम दूसरा था, पहले इसका नाम क्या था? तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन। क्या ये पहले का नाम याद रखना है? देखो इतना डिटेल में छोटी छोटी बातें याद रखने जाओगे ना तो आपको याद रहेगी भी नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर माइंड में रह जाए तो अभी का नाम याद रखो, पुराना क्या नाम था वो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी। और इतना ध्यान रखना कि इसके पहले दूसरा नाम था, अभी चेंज करके इसका दूसरा नाम रखा गया। अभी इसका नाम क्या है? 2017 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन। पहले इसका दूसरा नाम था, अभी इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पहले इसका नाम चेंज था। करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है। करंट अफेयर का टॉपिक चल रहा है प्रसाद योजना, उसके बारे में बात करें। प्रसाद एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रसाद स्कीम है वो किस प्रकार से चेंज कर रही है। ठीक है, उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या फायदे हुए हैं, किस प्रकार से ये काम कर रही है, ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। करंट अफेयर का एक टॉपिक है, प्रसाद स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने बात करी कि पहले इसका नाम दूसरा था, अभी इसे चेंज करके इसका नाम दूसरा कर दिया है। अब यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे फंड कौन करता है? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है। ये ऐसे पॉइंट है, ये याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम में ये डायरेक्ट पॉइंट उठा के पूछती है कि कोई भी स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ऐसे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। तो अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है?
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है CS का मतलब, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर पैसे लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे लगा सकती है, यानी स्पॉन्सर्ड कर रही है। देखो कोई भी कंपनी वगैरह होती है वो स्पॉन्सर्ड करती है, तो उस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट उसे स्पॉन्सर्ड करने का काम कर रही है। अगर बात करें सेंट्रल सेक्टर की, यानी केंद्रीय क्षेत्र के बारे में बात करें, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। पैसे कौन लगा रहा है, तो पैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्रसाद स्कीम है या कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये किस टाइप के बारे में स्कीम है, कौन सी स्कीम है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। ठीक है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है इसमें पैसे कौन लगा रहा है, तो इसमें पैसे किसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं, और स्कीम भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मैंने इस पर इसलिए टाइम दिया बिकॉज की यूपीएससी ऐसे पॉइंट पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ये नाम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, डेटा याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट ये सारी चीज़ें याद रखनी जरूरी होती है, और ये याद इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। फिर इसे कार्यान्वयन कौन करता है, कार्यान्वयन का मतलब होता है इसको मैनेज कौन करता है, इसके लिए काम कौन करेगा, कौन सी एजेंसी है वो करेगी। तो देखो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजेंसी है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक एजेंसी नहीं है। सरकार है वो किसी भी एजेंसी को बोल देगी, या राज्य की या यूनियन टेरिटरी की, कि आपको इसके लिए काम देखना है, तो वो इसके लिए मैनेज करेगी, वही इसके लिए काम देखेगी। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएगी वो ऑलरेडी हमने बात करी थी कि इसमें बुनियादी ढांचा मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जैसे रोड बनाई जाएगी, रेल बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जाएगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अंतिम बिंदु तक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जम्मू कश्मीर में कोई टेम्पल है या मस्जिद है, वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी चीज़ है, वहाँ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। कितना भी रिमोट एरिया है पर वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की काम किया जाएगा, वो इस स्कीम के तहत किया जाएगा। शाम का ही टाइम है 9 बजे बाद में, शाम का टाइम है 9 बजे बाद में, 9 बजे बाद में डेली लाइव क्लास होगी। 9 बजे बाद में करंट अफेयर की लाइव क्लास होगी डेली शाम के टाइम में 9 बजे बाद में, तो वो प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंतर्गत। मेरे को फ़ोन की स्क्रीन में दिख नहीं रहा है कमेंट, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे, तो ये लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी इसके तहत दी जाएगी। बात करें प्रसाद योजना के तहत कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि ये अमरावती है, श्रीशैलम, ये दोनों कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में, कामाख्या माता मंदिर ये कहाँ पर, ये आसाम में, उसके बाद में परशुराम कुंड ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में, पटना गया, तो ये कई सारे धार्मिक स्थल है, उनको कवर किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया हमारा। ये इंग्लिश में आप सेम देख लेते हो कि इसे पहले दूसरा नाम था, उसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। और इसे इंप्लीमेंट कौन सी एजेंसी करती है, और ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंटर प्रायोजित स्कीम है। प्रायोजित मतलब सेंट्रल सेक्टर मतलब होता है केंद्र सरकार की है, सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, ये चीज़ कवर होगी। क्या चीज़ें की जा सकती है वो ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा था पहले कि कौन कौन सी स्कीमें हैं वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए चलाई जा रही है। हम बात कर रहे थे पर्यटन यानी टूरिज्म को परिवर्तित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो इसके लिए गवर्नमेंट है वो कुछ स्कीमें चला रही है। तो कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही है, तो एक है प्रसाद स्कीम है। अब ये प्रसाद जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे, ये क्या करती है, ये डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। जितने भी धार्मिक स्थल है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। ठीक है, उनमें किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है, किस प्रकार से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है, वो सारी प्रसाद स्कीम के तहत किया जाएगा। उसके बाद में हरिदय स्कीम, ये हरिदय स्कीम में क्या होगा, यहाँ पर अर्बन प्लानिंग की जाएगी। तो वहाँ पर जो भी किसी सिटी में कोई टूरिस्ट पैलेस है तो वहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग की जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी फोकस किया जाएगा। तो प्रसाद स्कीम अलग है, हरिदय स्कीम अलग है। प्रसाद का फोकस है कि डेवलपमेंट करना है, वहाँ पर जो भी धार्मिक स्थल है उसके डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है प्रसाद स्कीम के तहत। हरिदय क्या करता है, हरिदय अर्बन प्लानिंग की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। उसके बाद में है स्वदेश दर्शन स्कीम। अब ये स्वदेश दर्शन स्कीम क्या करती है, ये जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं उनको इस सर्किट में जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो अयोध्या है, वाराणसी है, ठीक है, और भी मान लो द्वारिका जी है, जितने भी जो टूरिस्ट पैलेस है जो धार्मिक है उनको इस सर्किट में जोड़ेगी, उनको इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, वो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी है, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0। ये जो हेरिटेज थी उसके बाद में अडॉप्ट हेरिटेज, कोई भी हेरिटेज स्थल है उसको अडॉप्ट करने के अंतर्गत किया जाएगा, उन्हें अडॉप्ट किया जाएगा, उन्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। वो किस में किया जाएगा,
अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 के अंतर्गत। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है पर्वतमाला परियोजना। इसमें जो भी रिलीजियस पैलेस होते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी, वो पर्वतमाला के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट कौन सी स्कीम है? नेक्स्ट है काशी तमिल संगम। ये तो आपको पता ही होगा काशी तमिल संगम के बारे में। मोदी जी यहाँ पर गए भी थे, तमिलनाडु में कहीं संत भी यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे क्या किया गया था, जो हमारा तमिल का संगम है, तमिल और जो नॉर्थ का जो आपस में जो भी अभी तनाव बढ़ा हुआ है, काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, तो पहले काफ़ी इनके बीच में संबंध बहुत अच्छा था, तो उस संबंध को वापस दर्शाने के लिए ये काशी तमिल संगम स्कीम है वो चलाई गई थी। ठीक है, तो ये पूरी स्कीम हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो फोर्ट विलियम, एक किला है, उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अब इसका नाम कर दिया गया विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ये तो आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल क्या है? फोर्ट विलियम था, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग है। बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ यही है, क्या न्यूज़ है? न्यूज़ यही है कि फोर्ट विलियम किला है, उसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग है वो रख दिया गया है। चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, क्यों इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए, यानी कि ये जो फोर्ट विलियम किला था ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये अंग्रेजों का जो राजा था उसके नाम के आधार पे ये नाम दिया गया था। तो अभी इनकी जो भी इनकी वर्चस्व अभी बना हुआ था, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बना हुआ था, क्योंकि ये कॉलोनियल नाम है, तो इसके इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए ये जो नाम चेंज कर दिया गया है वो विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। कहाँ पर ये लोकेटेड है? ये जो फोर्ट विलियम किला है ये कहाँ पर बना हुआ है? ये कोलकाता में बना हुआ है। अब इसका नाम क्या कर दिया है? अब इसका नाम है विजय दुर्ग कर दिया गया है। और यहाँ पर किचनर हाउस बना हुआ है, उसका नाम क्या कर दिया है? इनका नाम बदल के शिवाजी गेट कहलाएगा, सेंट जॉर्ज शिवाजी गेट कहलाएगा। और जो किचनर हाउस है वो मोकोनिस हाउस के नाम से जाना जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गए आपके। उसके बाद में बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम किले के बारे में। बात करें इसका कंस्ट्रक्शन, निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 1781 में, 1781 में इसका निर्माण किया गया था, इसे बनाया गया था। किसने बनाया था? अंग्रेजों के जो राजा विलियम थी थर्ड, अंग्रेजों के राजा विलियम थर्ड, इनके नाम पर इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1781 में इसे बनाया गया था। अब इसका जो नाम है, ये जो किला बनाया गया था, इसकी जो पूरी इमारत का स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो तरीका है ना, वो कहाँ से लिया गया है? ये जो विजय दुर्ग है ना, महाराष्ट्र में है विजय दुर्ग है, जो मराठा का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिवाजी के द्वारा बनाया गया था। और शिवाजी का एक नौसेना अड्डा था, शिवाजी के जो नेवल थी वो वहाँ पे बैठती थी, तो नेवल का अड्डा था। तो उसके आधार पे ये किला जो बनाया गया है, इसका जो सेम स्ट्रक्चर वगैरह है वो शिवसेना के जो हमारे महाराष्ट्र का जो विजय दुर्ग है उस पर आधारित है। तो इसी वजह से इसको बनाया गया है और इसका नाम चेंज करके भी विजय दुर्ग कर दिया है। तो न्यूज़ यही है, फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया। क्यों विजय दुर्ग कर दिया गया? बिकॉज ये जो कॉलोनियल इम्पैक्ट था उसे ख़त्म करने के लिए इसका नाम बदल दिया गया है। इसे कब बनाया गया था? 1781, 1781 में इसे बनाया गया था। किसके नाम पर बनाया गया था? इसे राजा विलियम थर्ड है, उनके नाम पर इसका नाम है वो विलियम रखा गया था। तो कॉलोनियल इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये जो किला बना हुआ है फोर्ट विलियम, कहाँ पर बना हुआ है? कोलकाता में बना हुआ है। और इसकी जो शेप वगैरह आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो महाराष्ट्र में एक किला है विजय दुर्ग, उसके जैसा ही है, पूरी तरह से सेम उसके जैसा ही बना हुआ है। इस वजह से इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो विजय दुर्ग है जो महाराष्ट्र में बना हुआ है, ये शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनके नौसैनिक अड्डे के रूप में ये काम करता था। ये जो विजय दुर्ग है, विजय दुर्ग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये मराठा का किला था। ये किसके रूप में काम करता था? छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, उनके नौसैनिक अड्डे के रूप में काम करता था। कौन सा दुर्ग है? विजय दुर्ग। और अभी किसका नाम चेंज कर दिया है? अभी जो फोर्ट विलियम है जो कहाँ पर था? जो कोलकाता में था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? उसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया है। और ये फोर्ट विलियम कब बना था? 1781 में बना था। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल से रटने वाली बातें, सिंपल से रट सकते हैं इसे। और ये आपका पूरा चैप्टर नॉर्मल सी सिंपल से पॉइंट है, अगर समझोगे तो क्लियर हो जाएंगे। नाम क्यों बदला है? तो वही जो हमारा जो इतिहास था उसे चेंज करना था, कॉलोनियल हिस्ट्री थी उसे ख़त्म करनी थी। हम भाई अभी भी गुलाम थोड़ी है, उनका नाम क्यों रखेंगे? हमारे खुद के नाम भी तो रख सकते हैं ना। तो इसके लिए इनका नाम चेंज कर दिया गया। और हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय पहचान है, सैन्य गौरव है, उसके प्रतीक के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस वजह से भी इसका नाम है वो चेंज कर दिया है। साथ ही साथ में स्वदेशीकरण, इंडिजाइनस के तहत भी इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये सिग्निफिकेंस है, नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें तो रटने वाली बात है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था।
ये फोर्ट विलियम किले के बारे में। तो बस इतने ही आर्टिकल थे। अब हम थोड़ा वो आगे वाले देख लेंगे कल। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है, एक मिनट, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ना वो इंद्रावती रिवर के बारे में। ठीक है, इंद्रावती रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन सी है? ये भीमा रिवर है। भीमा जो रिवर है ना ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा ओरिजिनेट कृष्णा है, कृष्णा की सहायक रिवर कौन सी? भीमा। भीमा की सहायक है ये इंद्राणी। ठीक है, ये इंद्राणी है। ये कौन सी है? ये भीमा है। और ये किसकी सहायक है? ये है कृष्णा की सहायक है। कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? ये महाराष्ट्र के जो नासिक है उसके साइड से ओरिजिनेट होती है। तो इंद्राणी रिवर जो कि भीमा की एक सहायक नदी है, और भीमा है वो कृष्णा की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? सह्याद्री हिल से, लोनावला के पास से इसका उद्गम होता है। वर्षा से होकर बहती है, बारिश होगी तभी इसका फ्लो होगा। पुणे के उत्तर से होगी, पुणे यहाँ पे है ना, उसके उत्तर से होकर ये बहती है। ठीक है, नदी का धार्मिक बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे आलंदी और देहू ये धार्मिक पवित्र स्थल है, वो इसके किनारे पर ही स्थित है। तो ये आलंदी है, ठीक है, और ये देहू है। ये कहाँ पर है? ये इसके किनारे पर लोकेटेड है। देहू है महाराष्ट्र का एक प्रमुख व्यक्ति, देहू है वो महाराष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तुकाराम जी। तुकाराम जी के ग्रह के रूप में थे, मतलब जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। नाम क्या था उनका? तुकाराम जी। तुकाराम जी का ग्रह कहाँ था? वो देहू में था। तो इनके नाम से ये पड़ा है। और यहाँ पर आलंदी कवि थे, ये जो तुकाराम जी इनकी जो समाधि है आलंदी कवि ज्ञान से, उनकी समाधि का घर भी है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर एक बांध भी बना हुआ है, क्या नाम है? बलवन बांध है, वो यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ इंद्राणी रिवर के बारे में है। ठीक है, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन भाई, बिल्कुल सब 2 पॉइंट ही है कि इंद्राणी रिवर कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ से बहती है, सहायक नदी किसकी है। इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिवर के बारे में यही है, कौन सी सिटी वहाँ पर है, उसके ऊपर कौन सी सिटी बनी हुई है। ठीक है, कौन सा कोई स्पेसिफिक धार्मिक पैलेस वगैरह है। तो इतनी सिंपल इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में, सिव्स के बारे में। अब क्या है ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, इसके बारे में बात करें तो ये जो मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के सहयोग से बनाया गया स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये भारत और अमेरिका के सहयोग से बनाया गया एक व्हीकल है। किसके सहयोग से बनाया गया है? भारत और अमेरिका के सहयोग से बनाया गया एक व्हीकल है। यह इन्फेंट्री कॉम्बैट यानी लड़ाई में लड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर तैनात किया गया है? इसका जो प्रदर्शन है, इसका जो पहले तैनात करने से पहले जो ट्रायल वगैरह किया जाता है वो लद्दाख पर किया गया है। यह जो है ना ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब परीक्षण किया गया था। स्ट्राइक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल किसके सहयोग से बनाया गया है? ये भारत और अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। और ये इसको कहाँ तैनात किया गया है? तो हमारे जो लद्दाख है वहाँ पर इनकी पहले जो परीक्षण हुआ था, ट्रेनिंग मतलब परीक्षण का मतलब है टेस्ट किया गया था इनको। तो ये किस किस का टेस्ट किया गया? तो एक तो स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, इसका टेस्ट किया गया था। इसके साथ ही साथ में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका भी टेस्ट किया गया है। तो दोनों का टेस्ट किया गया है। स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का भी टेस्ट किया गया है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी टेस्ट किया गया है। बात करें स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की, सबसे पहले इसे किसने बनाया है? यूएस और इंडिया के सहयोग के लिए बनाया गया है। डिजाइन क्या क्या है? इसमें 8 पहियों वाला, इसमें 8 जो व्हील होते हैं ना पहिए, उसका एक व्हीकल है और ये लड़ाई में काम आता है। ठीक है, इसको जो मतलब डेवलप किया गया है, इसको जो बनाया गया है, कनाडा का जो LV3 है ना, LAV3 उसके आधार पर इसे बनाया गया है। जो कनाडा में ऑलरेडी एक मौजूद है लड़ाकू जगह, लड़ाकू ऐसे टैंक के जैसा होता है, उसके आधार पर इसे बनाया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? कनाडा की एक कंपनी के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट मैं भी रखूँ, बस याद रखो DRDO ने इसे नहीं बनाया है। इतना पॉइंट याद रखना कि DRDO के द्वारा इसे नहीं बनाया गया, कनाडा की एक कंपनी उसके द्वारा बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं जेवलिन की। एक तो हमने अभी स्ट्राइकर की बात ही कर ली, तो अब जेवलिन का नाम यूज हुआ तो जेवलिन के बारे में बात कर लेते हैं। जेवलिन क्या है? जेवलिन एक एंटी टैंक मिसाइल है। जेवलिन क्या है? जेवलिन एक एंटी टैंक हथियार मिसाइल है। कहाँ पर है ये 1996 से 1996 से काम कर रही है। इसको सेवा में तैनात किया गया 1996 से इसको सेवा में तैनात किया गया है। तो जेवलिन एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसे कब से तैनात किया गया है? 1996 से। कहाँ पर है ये यूएस में इसको तैनात किया गया था। ये फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ की नीति पर काम करती है। दागो और भूल जाओ का क्या होता है? दागो मतलब आपने फायर कर दो, छोड़ दो, फिर ये मारेगी मरेगी जो भी करेगी वो इसका देखना है।
अपन को इससे कोई मतलब नहीं, अपन तो मौज मस्ती करेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। वो इसको जो भी काम करना वो यही करेगी, ठीक है। इसके सिद्धांत पर ये काम करता है, जिसमें लॉन्च से पहले लॉक ऑन और स्वचालित स्वनिर्देशन होता है। मतलब पहले लॉक को ऑन कर दो, फिर ऑटोमेटिक रूप से ये काम करेगी। और इसे किसने बनाया था? तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, इसको रेडियन और ये मार्टिन लूथर है, जो लॉकहीड मार्टिन है, उनके द्वारा बनाया गया था। मार्टिन लूथर नहीं, ये लॉकहीड मार्टिन है, इनके द्वारा बनाया गया था। तो देखो पॉइंट को क्लियर करो, क्या पॉइंट है? पॉइंट हमारा ये है कि न्यूज़ में पहले क्या थी? न्यूज़ में थी स्ट्राइकर, एंटी स्ट्राइकर, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, ये न्यूज़ में थी। ये किसके सहयोग से बनाई गई? भारत और अमेरिका के सहयोग से बनाई गई है, मतलब इनके लिए काम करेगी। इसमें क्या होगा? ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब जो बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती, उसके रूप में ये काम करती है। बनाया किसने है? बनाया है ना वो कनाडा की एक कंपनी ने बनाया। अगर क्वेश्चन में पूछे कि इसको डीआरडीओ ने बनाया, तो नहीं बनाया, भारत की किसी कंपनी ने नहीं बनाया। इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बाकी किसने बनाया वो चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, इसका भी नाम हुआ था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी एक प्रकार की मिसाइल है, बख्तरबंद गाड़ी है। इसमें जो इससे जो मिसाइल होती है उसको छोड़ दो और भूल जाओ, एक बार दाग दो, फिर ये अपना काम करके वापस आए, मतलब इसका जो देख लेगी, हमें इसकी झंझटमारी में पड़ने की जरूरत नहीं है। और किसने बनाया है? रेथियोन और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसे बनाया गया है। इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। बात कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे जो बात हो रही है, राजकोषीय घाटे से ऋण जीडीपी अनुपात के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? राजकोषीय घाटे की, राजकोषीय घाटे की बात हो रही है, साथ ही साथ में यानी फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है, और उसके अलावा बात हो रही है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें कवर की जा रही है, एक तो राजकोषीय घाटे के बारे में बात की जा रही है, एक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात की जा रही है। तो बात करें सबसे पहले राजकोषीय घाटे, फिजिकल डेफिसिट, ये होता क्या है? यहाँ पे एक अलग से समझेंगे, पहले फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, उसके बाद में हम दूसरी चीज़ों को समझेंगे। फिजिकल डेफिसिट, इसके बारे में बात करें फिजिकल डेफिसिट की, ये क्या चीज़ होता है? डेफिसिट की स्पेलिंग सही है ना, DEFICIT, डेफिसिट, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सरकार है वो 100 करोड़ रुपए कमाती है, सरकार की इनकम कितनी? 100 करोड़ रुपए, खर्चा कितना? 120 करोड़ रुपए। अब राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाएगा? तो सरकार की पहले तो इनकम, जैसे इनकम कितनी है सरकार की, तो ये 100, सर इनकम कितनी है? तो इनकम है 100 करोड़ है, इसको घटाया जाएगा किस में से? सरकार के खर्चे में से। तो खर्चे में से जो भी इनकम है वो उसको घटाया जाएगा, तो क्या निकलेगा? 120 करोड़ में से माइनस 100 करोड़, बचेगा क्या? 20 करोड़। घाटा कितना होगा? 20 करोड़ हो गया। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार कितने पैसे कमा रही है और उसमें से खर्च कितने कर रही है। अगर खर्चा है वो कमाने से ज़्यादा है, इनकम से खर्चा ज़्यादा है, इसका मतलब सरकार घाटे में काम कर रही है। और फिजिकल डेफिसिट का मतलब यही होता है कि सरकार घाटे में काम कर रही है। खर्चा है वो इनकम से ज़्यादा है, सरकार कमा रही है 100 रुपये और खर्चा कितना कर रही है? 120 रुपये खर्चा कर रही है, तो 20 रुपये का सरकार को घाटा हो रहा है। राजकोषीय घाटे का मतलब समझ गई। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार कितना कमा रही है और खर्चा कितना कर रही है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। सिंपल समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं डेब्ट टू जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। डेब्ट टू जीडीपी, अब ये डेब्ट टू जीडीपी ये क्या होता है? बात करें डेब्ट टू डेब्ट यानी कि होता है ऋण, डेब्ट टू जीडीपी, डेब्ट टू जीडीपी का मतलब होता है ऋण से जीडीपी, ऋण टू जीडीपी ये क्या होता है? इसके बारे में बात करें डेब्ट टू जीडीपी की, तो सबसे पहले समझो कि कुल कर्ज, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो कुल कर्ज को किसके डिवाइड करोगे? इसको डिवाइड करो जीडीपी से, कुल कर्ज डिवाइड बाय जीडीपी, मल्टीपल करो 100 से, इसमें जो निकलेगा वो निकलेगा डेब्ट टू जीडीपी निकलेगा। फिर से कन्फ्यूजन हुआ होगा, आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। पहले तो ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बाद में इसका यूज क्यों किया जाता है वो समझाऊंगा, या पहले वो समझ लो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। सरकार क्या करती है? सरकार को है ना ये दिखाना पड़ता है कि अपनी जीडीपी कैसे परफॉर्म कर रही है। कोई भी सरकार को लोन वगैरह लेना पड़ता है ना, तो उसके लिए सरकार को दिखाना पड़ता है कि भाई वो कैसे, उसके ऊपर क्या घाटा है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें सरकार को बतानी पड़ती है। तो बताने के लिए सरकार पहले क्या करती थी? सरकार पहले करती थी कि हमारे ऊपर घाटा कितना है, सरकार को कहीं से बाहर से लोन लेना पड़ता है, कैसे भी करना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार को बताना पड़ता है कि हमारे पे घाटा कितना है।
अभी घाटा बताने के लिए सरकार जो पहले फॉर्मूला यूज करती थी उसे कहा जाता है डेब्ट, मतलब राजकोषीय घाटा कहा जाता है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा हमने देखा था जितना खर्चा है उस जितनी इनकम है उससे अगर खर्चा ज़्यादा है तो इसे क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाएगा, फिजिकल डेफिसिट कहा जाएगा। सरकार है वो कहीं से भी लोन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसको राजकोषीय घाटे के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताना पड़ता है कि उसकी पूरी स्थिति क्या है। सरकार अपनी, जैसे मैं है ना लोन लेने आया आपके पास में या बैंक में गया तो बैंक ये तो देखी कि मैं कितने कमा रहा हूँ, मेरे पे कितने ऑलरेडी लोन चल रहे, ये सारी चीज़ें चेक करेगी ना, तो सरकार भी ये चीज़ें तो बताएगी ना। तो सरकार ये सारी चीज़ें बताने के लिए पहले जिस चीज़ का उपयोग करती थी उसे कहा जाता था राजकोषीय घाटा। अब उस चीज़ को हटा के उसकी जगह सरकार क्या लेके आई है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लेके आई है, डेब्ट टू जीडीपी, डी टू जी लेके आई है। पहले राजकोषीय घाटे का उपयोग करती थी, अब लेके आई डी टू जी। राजकोषीय घाटे के बारे में हमने समझ लिया है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है इनकम कितनी है, ठीक है, इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, इन दोनों से जो निकलेगा वो कहा जाएगा राजकोषीय घाटा। अगर राजकोषीय घाटा इनकम से ज़्यादा है, राजकोषीय जो घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, ये ज़्यादा है तो ये नुकसानदायक है, तो ये कम ही होना चाहिए, तभी उनको लोन आसानी से मिलेगा। तो अब सरकार है इसको बंद कर दिया है। अब पहले जो राजकोषीय घाटा बताती थी, जो फिजिकल डेफिसिट बताती, जो भी काम करती थी, सरकार ने बोला नहीं इसको छोड़ते हैं, हम जो इसको चेंज करके डेब्ट टू जीडीपी को यूज़ करते हैं, डी टू जी को यूज़ करते थे। तो अब डी टू जी को समझ लो। डी टू जी के बारे में बात करें, डी टू जी का मतलब होता है डेब्ट टू जीडीपी। इसमें क्या किया जाएगा कि कुल कर्ज, सबसे पहले कोशिश की जाएगी कर्ज कितना है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो कुल कर्ज है, फॉर एग्जांपल के लिए जो सरकार पे कुल कर्ज है वो कितना है, एक बार पूरे फिर से, ये 500 रुपये है सरकार पे कुल कर्ज है, एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये हैं, और जीडीपी कितनी 1000 है। इसको डिवाइड किससे करा जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा 100 से। अब डिवाइड करने पर ये कितना बचेगा, पीछे डिवाइड करने पर 50 बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और पीछे 50 बच गए, ठीक है, मल्टीपल करें, 0 से 0 कट के बीच में बचे कितने 50 बच गए। अब सरकार की जो कितने रुपये सरकार पे डी टू जी कितना है, 50% है। आप फिर से समझो कि सरकार डी टू जी निकालने के लिए, डी टू जी मतलब होता है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, डेब्ट यानी ऋण, वो जीडीपी के अनुपात में कितना है, अपने भारत की जीडीपी है उसके अनुपात में हमारे पे कितना ऋण है, ये निकालने के लिए सरकार जो फॉर्मूला यूज़ करती है वो पहले तो ऊपर लिखती है डेब्ट, नीचे लिखती है जीडीपी, उसको मल्टीपल करती है 100 से। अब इससे जो भी आंकड़ा मिलता है, ये आंकड़ा अगर जीडीपी से कम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जीडीपी 100 है, 100 से अगर ये कम है तो ठीक है, और जीडीपी से ज़्यादा है तो ये नुकसानदायक होता है। तो हम यहीं पे बात कर रहे थे, हमारी जीडीपी फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, ठीक है, नहीं फॉर 1000 रुपये हैं, तो अपने 1000 रुपये नीचे लिख दिए। और घाटा कितना है, हमारा जो लोन लिया हुआ कितना है, वो 500 रुपये है, मल्टीपल किससे किए, 100 से किए, पीछे कितने बचे, 50 बचे, तो हमारी जीडीपी कितनी होगी, 50% होगी। 50% मतलब ठीक है, हमारा जो जीडीपी टू जो डेब्ट रेशियो है वो कितना 50 है, फिर तो ठीक है। अगर ये 50 से ज़्यादा होके 100 हो जाता, इसका मतलब है हमारे पे बहुत ज़्यादा लोन है, हमारी जितनी जीडीपी है इतना ही हमारे पे लोन लिया हुआ, इतना ही हमने ऋण लिया हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में सरकार की स्थिति खराब हो सकती है। सरकार लोन लेने कहीं से जाएगी तो सरकार को लोन है वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। जो बाहर की कंपनियां हैं वो लोन नहीं देगी, बैंक वगैरह लोन वगैरह देगी तो बहुत महंगी रेट में देगी, तो ये काम कर सकती है। फिर अब अलग अलग देशों की यहाँ पे तुलना करी गई है, तो ये सारी चीज़ें समझ लिया आपने कि डेब्ट टू जीडीपी का मतलब होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट क्यों किया था, महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो वैश्विक रुझान के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया की तो बात कर ली, अब वैश्विक रुझान के बारे में पहले हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे, आपको पता होना चाहिए। राजकोषीय घाटा को समझा हमने, राजकोषीय घाटा को समझा है, उसके बाद में डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को समझा है। 2 चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं, ये है वो वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है। वर्ल्ड की बात करें विकसित अर्थव्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर ये 9% इसमें गिरावट देखी गई है। जैसे अमेरिका वगैरह में ये पहले कितना था, पहले 150% था, मतलब अमेरिका है बहुत ज़्यादा घाटे में थी। अमेरिका की जितनी भी जीडीपी है ना उसका 150% है, उस पर घाटा चल रहा है। तो आप तो कहोगे यार अमेरिका तो डेवलप कंट्री है, वहाँ की ये स्थिति कैसे है। भाई जापान डेवलप नहीं है, जापान पे ये 270% है और वर्ल्ड में हाईएस्ट है जापान पे। तो जापान बहुत ज़्यादा लोन लेके बैठा है, पर जापान ने जो लोन लिया है वो खुद के देश से लिया है। अमेरिका ने जो देश लोन लिया ना वो खुद के देश में से लिया है, बैंकों से लिया है या उनकी जो रिजर्व बैंक होगी उनसे लिया है, सेंट्रल बैंक से लिया है। ये चाइना में कितना है,
चाइना में भी 130% है, बट चाइना ने खुद से लिया है। अब इंडिया ने जो लिया है, इंडिया का है 70% के आसपास पर, लेकिन ये जो लिया है ना, ये दूसरे देशों से लिया है, और दूसरे देशों से लिया गया है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो चाइना में ये है वो कमी देखने को मिली। अभी रिसेंट टाइम में सब में कमी देखने को मिलती है। एक बार अचानक बढ़ गया था, जैसे कोविड आया ना, कोविड के बाद में अचानक सबका ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया था, बट अब धीरे धीरे है वो कम हो रहा है। और ये जो गरीब देश होते हैं उनमें ये कम देखा गया है। अभी कितना देखा गया, 88% देखा गया है। और वो सारा होता है वो बाहर से लेते हैं, क्योंकि उनकी घर में तो कुछ होता ही नहीं है। भाई आप में घर में कुछ होगा तभी तो घर से लोन लोगे, तो घर में तो कुछ है नहीं, तो उनको बाहर से लेना पड़ता है, और बाहर की देते नहीं है, तो इनका लोन बढ़ता भी नहीं है। तो गरीब देशों का कम क्यों होता है, क्योंकि इनमें घर में तो कुछ होता नहीं है। भाई गरीब होता है उस पर कर्जा कम क्यों होता है, और अमीरों पे कर्जा ज़्यादा क्यों होता है? तो अमीर है वो लोन लेने जाएंगे तो उनको लोन मिल भी जाएगा, गरीब लोन लेने जाएगा तो उसको लोन मिलेगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं तो उन पर कर्जा होगा कैसे ज़्यादा। तो ऐसे आप समझ सकते हो। इसलिए अमेरिका पे ज़्यादा है, जापान पे ज़्यादा है, और इंडिया पे कम है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। फिर क्या क्या महत्व क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब ये जो पहले राजकोषीय घाटे का यूज करते थे, तो अभी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का अपन उपयोग कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है, क्या महत्व है, क्यों ये चेंज किया गया है? तो सबसे पहले निवेशक जो इन्वेस्टर हो रहे हैं उसका विश्वास बढ़ाता है। अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम है तो जो भी बाहर से इन्वेस्टर आएंगे वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे कि यहाँ ये देश है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम है, तो वो इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ में जो राजकोषीय घाटा था ना, वो एक साल के बारे में बताता था कि एक साल में हमने कितना बार से लोन लिया है, हमारी स्थिति क्या है। और ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये लंबे समय के लिए बताता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए बताता है। ठीक है, तो ये आर्थिक स्थिरता के बारे में बात करता है, साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ में ये विकास के लिए अधिक व्यय की गुंजाइश प्रदान करता है। जो डेवलपमेंट है उसके लिए अत्यधिक गुंजाइश होती है कि भाई हाँ यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सकती है। ऋण से जीडीपी के अनुपात में प्राथमिक आधार पर बनाने को औचित्य दिया जा सकता है। अब इसको प्राइमरी यूज किया जाएगा, जैसे हम पहले राजकोषीय घाटे का उपयोग करते थे, अब इसका प्राइमरी यूज किया जाएगा। ये लॉन्ग टाइम के बारे में बात करता है, लॉन्ग टाइम स्थिरता प्रोवाइड करता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है। इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट भी बढ़ता है। बाहर के जो भी इन्वेस्टर आएंगे भारत में आएंगे तो राजकोषीय घाटा की तुलना में ये बहुत ही अच्छी स्थिति बता देता है। जैसे कि भाई एक है ना, आपकी शक्ल से इतनी सारी चीज़ें पता नहीं चलती है कि भाई आपके बारे में जानकारी कैसे मिले। फिर एक आपका दोस्त आता है ना, वो सारी चीज़ें बता देता है आपके बारे में, उसको सारी चीज़ें पता होती है। तो वैसे ही जो ये राजकोषीय घाटा वगैरह है, एक ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता था, थोड़ी बहुत ही बताता था, इन्फॉर्मेशन देता था। बट वो जो डेब्ट टू जीडीपी है ना, वो देश के बारे में सारी चीज़ें बता देती है। तो डेब्ट टू जीडीपी ये एक दोस्त की तरह, उसको सारी चीज़ें पता है। और सेम टू सेम जो राजकोषीय घाटा है वो परिवार का कोई मेंबर है या भाई है या कोई रिश्तेदार है, तो उसको इतनी चीज़ें पता नहीं होती जितनी दोस्त को पता होती है। तो अगर ज़्यादा चीज़ें पता है, आपका कोई रिश्ता करने के लिए आया, सगाई वगैरह करने के लिए आया, तो दोस्त के पास जाएगा तो उसको ज़्यादा चीज़ें पता होगी। और दोस्त अगर सारी चीज़ें बताएगा और अच्छी अच्छी बताएगा तो उसको लगेगा भाई हाँ ये तो अच्छा बंदा है सच में, तो वो आपकी सगाई करके ही जाएगा। तो सेम यहाँ पे वो अप्लाई होता है कि हाँ भाई इसकी सारी चीज़ें इसको पता है, तो ये बंदा अच्छा है, देश अच्छा है, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यही चीज़ें वो अपनाई जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बता देती है। वही दोस्त का एग्जाम्पल है कि दोस्त की तरह सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत बता दी जाती है। ठीक है, बस कुछ चिंताएं भी देखने को मिलती है, कुछ इसमें लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, ये आंतरिक और बाहरी ऋण में अंतर नहीं बताता है। इसमें आप ये चेक नहीं कर सकते हो, जैसे राजकोषीय घाटा है वो बाहरी घाटा कितना है वो भी बताता है, इंटरनल कितना है वो भी बताता है। बट ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये बाहरी के बारे में नहीं बताता है, ये आंतरिक के बारे में ही, बाहरी और आंतरिक के बीच में भेद नहीं बताता है। ओके, उसके बाद में राजकोषीय घाटा, इसमें गुणवत्ता को नहीं बताई जाती कि सरकारी खर्च कितना है, व्यर्थ कितना हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमने फिजिकल व्यय के बारे में ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी टू यो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इसको कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, इसको आप जरूर डिस्कस करना। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।